हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप तुरंत लाभ उठा पाएंगे। और फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से NT-UGC नेट की। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे। और फ्रेंड्स, हमारी इकाई 3 चल रही है और ये है साहित्य शास्त्र की इकाई। और फ्रेंड्स, इसमें हम आज पढ़ेंगे साधारणीकरण। साधारणीकरण में जो है भट्ट नायक द्वारा जो है वो इसका सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि जो साधारणीकरण है इसमें रस चिंतन के अंतर्गत जो है भट्ट नायक ने 10वीं शताब्दी के थे। भट्ट नायक, ये नोट कर लेना। तो इन्होंने जो रस निष्पत्ति का सूत्र था भरत का, विभानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, इसकी व्याख्या की है। उसके व्याख्या के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि भरत सूत्र के व्याख्याकार जो भट्ट लोलट है, जिनका सूत्र था उत्पत्तिवाद और या आरोपवाद और शंकु का अनुमितिवाद, उनके व्याख्यागत दोषों को उन्होंने परिहार करा है। और अपने सिद्धांत भोगवाद या भुक्तिवाद के अंतर्गत उन्होंने क्या करा है, साधारणीकरण की प्रतिष्ठा की है। साधारणीकरण में क्या है फ्रेंड्स, कि काव्य में वर्णित विशिष्ट पात्रों के जो भाव होते हैं, मान लो किसी भी कविता या कोई फिल्म है तो उसमें जितने भी पात्र हैं उनके जितने भी भाव होते हैं, वो भाव जो प्रकट करते हैं अपने अभिनय के द्वारा, तो सहृदय साधारण या सर्वसाधारण, ये दोनों एक ही होते हैं फ्रेंड्स। कि आस्वाद के विषय किस प्रकार हो जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। काव्य के आस्वाद के इस मौलिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साधारणीकरण सिद्धांत जो है वो व्यापक अर्थों में साधारणीकरण को काव्यानुभूति की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया का गहरा संबंध काव्य संप्रेषण व्यापार से है। और सभी ने साधारणीकरण सिद्धांत के बीच भरत मुनि जो 3वीं-4वीं शताब्दी के हैं, नाट्यशास्त्र में था जो उनका 3वीं-4वीं शताब्दी में लिखा, उसमें विद्वान है। भरत मुनि का जो ये कथन है, उनका कथन क्या है फ्रेंड्स, सामान्य गुण योगेन रसा निष्पद्यन्ते, अर्थात जब पाठक भावों को सामान्य रूप से मैं और पर की भावना से मुक्त कर ग्रहण करता है, मतलब जो उसकी खुद की अनुभूति थी उसको छोड़ के जो देख रहा है उसको वो सोचता है कि वो मैं ही भुगत रहा हूँ, तो इस तरह से उसी को साधारणीकरण कहते हैं। साधारणीकरण सिद्धांत का निश्चित उल्लेख भट्ट नायक के मत में ही मिलता है। भट्ट नायक का ग्रंथ जो है वो हृदय दर्पण था, जो आजकल उपलब्ध नहीं है, किंतु आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनव भारती में भट्ट नायक का मत जो है वो उद्धृत किया है और उसी पर ही भट्ट नायक के मत की जानकारी हुई है हमें। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक के साधारणीकरण सिद्धांत को उद्धृत करते हुए लिखा है। भट्ट नायक का जो सूत्र है उनके अनुसार क्या है फ्रेंड्स, जो ये भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए उन्होंने 3 चीज़ों को माना है। वो है अभिधा, भावकत्व और भोगकत्व या भोजकत्व। ये तीनों उन्होंने क्या माने हैं, तीनों का व्यापार माना है काव्य में। अभिधा का जो व्यापार संबंध है, वो अभिधा का जो है व्यापार का संबंध है अभिधा का, और वह तो शब्द को आधार बनाकर चलने वाली सभी शास्त्रों में मिलता है। शेष जो 2 बची हैं, ये भावकत्व, भोगकत्व या भोजकत्व, ये जो 2 बची है उसका क्या कहा है इन्होंने, 2 विशिष्ट व्यापारों के कारण काव्य अन्य शब्दधारी शास्त्रों से विशिष्ट एवं विलक्षण होता है। 2 व्यापार काव्य शब्दों की अपनी अलग विशेषता है और पहले की व्यापार से उसका संबंध है। किंतु वास्तविक जो काव्य है, मतलब काव्य में अभिधा व्यापार वाच्यार्थ को उपस्थित करने की क्षमता रखता है। अभिधा क्या करता है, व्यापार वाच्यार्थ को उपस्थित करने की क्षमता रखता है। वास्तविक कार्य कौन करता है फ्रेंड, भावकत्व एवं भोजकत्व व्यापारों के द्वारा ही संपन्न होता है। भावकत्व व्यापार विशिष्ट विभावादियों को साधारणीकृत रूप में उपस्थित करने के साथ सामाजिक या साहित्य की निज मोह संकटता का निवारण करते हुए रसों को भावित कर देता है, तथा भोजकत्व व्यापार के द्वारा उन भावित रसों का भोग होता है। और अभिधा व्यापार वाच्यार्थ विषयक है, भावकत्व रसादि विषयक और भोजकत्व सहृदय या सामाजिक विषयक। इन्हीं 3 व्यापारात्मक अंशों के आधार पर ही काव्य के शब्द अन्य शास्त्रादिक के शब्दों से विशिष्ट एवं विलक्षण हो जाते हैं। जो भट्ट नायक का सिद्धांत है, उनका जो कथन है, अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में जो कहा है वो इस प्रकार कहा है, वो देख लीजिए फ्रेंड्स।
ये है वो जो अभिनव भारती में अभिनव गुप्त ने कहा है भट्ट नायक के सिद्धांत को साधारणीकरण के। काव्य दोषा भाव गुणावलंकार भैत्व लक्षण नाट्य चतुर्विद्या विनय रूपेण निविड निज मोह संकटता निवारण कारिणी विभावादि साधारणीकरणात्माना आविबाधो द्वितीयाशेन भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानो रसः। तो भट्ट नायक के साधारणीकरण से तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, मैं मेन इसे बता देती हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है। अभी देख लीजिए जो इसमें इन्होंने कहा है भावकत्व व्यापार का जो है ये भट्ट नायक के साधारणीकरण का तात्पर्य है। पूरा साधारणीकरण विभाव आदि व्यापार का होता है। भावकत्व व्यापार का प्राण है। कौन है? भावकत्व व्यापार का। व्यापार क्या है? जो काव्य है उसको कहा गया व्यापार। साधारणीकरण भावकत्व व्यापार द्वारा भाव्यमान स्थायी भाव ही रस रूप में परिणित हो जाता है। साधारणीकरण रसास्वाद से पूर्व की प्रक्रिया साधारणीकरण रसास्वाद से पूर्व की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो रस के विभिन्न अवयवों को अपने अपनी वैशिष्ट्य से मुक्त कर आस्वाद रूप में प्रस्तुत कर देती है। अविधा व्यापार की सीमा सामान्य पद पदार्थ तक ही है। इससे आगे के कार्य भावकत्व तथा भोजकत्व व्यापार के द्वारा होते हैं। कवि पूरे प्रयास से भाषा को दोषों से बचाता है तथा गुणों अलंकारों से अलंकृत करता है। इससे काव्य भाषा में एक विशेष प्रकार का अर्थ चमत्कार आ जाता है। हाँ, दृश्य काव्य में यह क्षमता अभिनय के द्वारा होती है। काव्यानुभूति के लिए भाषा का भाव प्रवण कलात्मक प्रयोग एक एवं विशेष पृष्ठभूमि या मानसिक परिवेश तैयार करता है। विभाव आदि के साधारणीकरण का सहृदय की चेतना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे ही भट्ट नायक निज मोह संकटता निवारण कहते हैं। निज मोह संकटता निवारण अर्थात अपने पराये के मोह पाश का नाश। भावगत व्यापार को ही निज मोह संकटता निवारणकारी कहा गया है। किसको कहा गया है? भावगत व्यापार को निज मोह संकटता विचारणकारी निवारणकारी सॉरी फ्रेंड्स। भावगत व्यापार तथा साधारणीकरण एकदम पर्यायवाची नहीं है। साधारणीकरण स्वयं से भावगत व्यापार का एक अंग है। इसके जो भावगत की आत्मा घोषित किया गया है किसको? साधारण भावगत व्यापार का एक अंग है ये, इसी को भावगत को ही आत्मा घोषित किया गया है। भावगत व्यापार के स्वरूप पर विचार किया गया है इसमें, वो आप खुद पढ़ लेना फ्रेंड्स, मैं नहीं बताऊंगी जो जरूरी है। आप संस्कृत आचार्यों के अनुसार देख लीजिए जो अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त ने क्या कहा है फ्रेंड्स? अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण के बारे में क्या कहा है ये देख लीजिए। ये इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। अभिनव गुप्त ने भट्ट नायक के मत में संशोधन कर साधारणीकरण को अपने ही ढंग से प्रस्तुत किया। वाक्यार्थ के ज्ञान के उपरांत साधारणीकरण नामक व्यापार द्वारा सहृदय की कुछ इस प्रकार की मानसी एवं साक्षात्कारात्मिका प्रतीति होती है कि जिसके द्वारा काव्य अथवा नट आदि सामग्री दृश्य काव्य में वर्णित देश काल प्रमाता आदि की विषय सीमा नष्ट हो जाती है, अर्थात ये नियामक कारणों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाती हैं। यही साधारणीकरण व्यापार है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए भयानक रस के निदर्शन। भयानक रस में क्या कहा इसमें बताया गया संस्कृत में, ये आप खुद पढ़ लेना इसको। त्रस्त मृग त्रासक और भय स्थायी भाव देश काल आदि सभी के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, ये सब बताया गया है। ऐसी स्थिति में सहृदय को जिस भयानक रस की प्रतीति होती है वो क्या है? वो भिन्न होती है, भावना से भिन्न होती है। मैं भीत हूँ अथवा यह भीत है, वो सब इस चीज़ से परे हो जाता है कि मैं अपने पराये की स्थिति से वो दूर हो जाता है और उसको सब कुछ अपना ही लगता है, जो चाहे दूसरे का दुख है या अपना दुख है। अथवा वही साधारणीकरण है, जैसे भी कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं उसको ग्रहण करते हैं तो उससे जो हमें अनुभूति होती है वो हमारी खुद की अनुभूति होती है और दूसरे की अनुभूति भी वही होती है, तब उसे साधारणीकरण कहा जाता है फ्रेंड्स। शत्रु मित्र अथवा उदासीनता भीत है, ये सब कुछ त्याग कर वो
एक ही हो जाता है। यह प्रतीति लौकिक सुख दुख के ज्ञान से भिन्न या विलक्षण होती है। इसका अभिप्राय यही हुआ कि आशय और आलंबन का साधारणीकरण हो जाने से स्थायी भाव ही देश काल के बंधन से मुक्त हो जाता है। और यही स्पष्ट किया है अभिनव गुप्त ने भी, इसीलिए मैं भीत हूँ, यह भीत है, यह शत्रु मित्र अथवा तटस्थ भीत है इत्यादि इस दुखकारी अन्य प्रत्ययों को नियामत उत्पन्न करने के कारण विघ्न बहुल प्रतीतियों से भिन्न निर्विघ्न प्रतीति रूप में गायब भय स्थायी भाव ही भयानक रस बन जाता है। काव्य में स्थायी भाव सभी प्रकार के व्यक्ति संसर्गों से मुक्त हो जाता है। वे व्यक्ति संसर्ग अपनी परिमिति के कारण दुखादि के कारण होते हैं। इनसे मुक्ति का अभिप्राय होता है लौकिक सुख दुख आदि चेतना से मुक्ति। यह साधारणत्व परिमित ना होकर सर्वव्याप्त हो जाता है। अनादि संस्कारों से चित्रित वाले समस्त सामाजिकों की एक जैसी वासना होने के कारण सभी को एक जैसी ही प्रतीति होती है। अब फ्रेंड्स इसमें ये बताया गया है कि जैसे किसी भी फिल्म को देखकर या किसी भी स्टोरी को पढ़कर जो एक दर्शक या जिसने कहा पाठक है जो उन्होंने कहानी को पढ़ा है उसको जो अनुभूति होती है वो सभी को होती है, उसी को साधारणीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। अब अभिनव गुप्त के अनुसार देख लीजिए, साधारणीकरण विभाव आदि का ही नहीं होता, स्थायी भाव का भी होता है। जिस प्रकार नेक्स्ट पे देख लीजिए, इसमें बताया गया है अभिनव गुप्त के द्वारा, जिस प्रकार विभाव आदि स्थायी भाव के कारण होते हैं उसी प्रकार विभाव आदि का साधारणीकरण भी स्थायी भाव के साधारणीकरण का कारण होता है। स्थायी भाव के साधारणीकरण का अर्थ क्या होता है? देश काल के बंधन, व्यक्ति संसर्ग आदि से मुक्ति। व्यक्ति चेतना से मुक्त हो जाने पर भाव की इंद्रिय सुख दुख भावना भी नष्ट हो जाती है। काव्य स्वाद को प्रक्रिया में भाव का साधारणीकरण व्यक्तिगत ना रहकर सामूहिक किया है। यह एक सामाजिक की अनुभूति ना होकर सामूहिक अनुभूति है। साधारणीकरण का सार है स्थायी भाव का साधारणीकरण। अभिनव गुप्त के उपयुक्त व्याख्या को आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश की टीका में भी इस प्रकार दिया गया है। अभी देख लीजिए अभिनव गुप्त की जो ये इन्होंने इसका साधारणीकरण का जो व्याख्या की है उसमें जो है काव्य प्रकाश जो है किसका है? काव्य प्रकाश मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में बताना कि काव्य प्रकाश किसका है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो काव्य प्रकाश के टीकाकार कौन थे? गोविंद ठक्कर। उन्होंने भट्टनायक के सिद्धांत कथन का सार इस प्रकार दिया, भाव कथम साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विबाधः स्थायी न च साधारणीक्रियन्तः साधारणीकरणम चैतदेव यत सीता दिवि विशेषाण कामानि यथावधि सामान्य येनोपस्थिति स्थाययुनु भावानिनाम च संबंध विशेषणान पचिंतते चेन। अर्थात भाव कथम का अभिप्राय क्या हो गया इनके अनुसार? साधारणीकरण इस व्यापार के द्वारा विभाव आदि का और स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण का अर्थ है सीता आदि विशेष पात्रों का कामनी आदि सामान्य रूपों में उपस्थित होना। स्थायी भाव तथा अनुभाव के साधारणीकरण का अर्थ है विशिष्ट संबंधों को की भावना से छुटकारा या मुक्ति पा जाना। इस व्याख्या के अनुसार विभाव आलंबन उद्दीपन, आश्रय आलंबन उद्दीपन, अनुभाव संचारी भाव, ये पहले मैं बता चुकी फ्रेंड्स आपको, ये 4 भाव होते हैं। स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है। इस स्थिति को ही हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कौन तुम सा सूती ये कामायनी का है फ्रेंड्स, श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, ये भी आप नोट कर लेना क्योंकि श्रद्धा सर्ग से बहुत कुछ पूछा जाता है। कौन तुम सश्रुति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी का सा सब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद एक झटका सा लगा सा हर्ष निरखने लगे लूट से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। अब फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ जो ये
कामायनी का सर्ग लिया गया, श्रद्धा सर्ग, इसमें इसे उदाहरण के रूप में लिया गया है। उदाहरण में आपको क्या बताया गया है? श्रद्धा आश्रय है और मनु क्या है? आलंबन है। एकांत निर्जन में चुपचाप व्यक्तित्व का परिवेश उद्दीपन है। श्रद्धा के मनोभाव अनुभाव है और हर्ष मति वितर्क आदि संचारी है। इन भाव काव्य पंक्तियों के बाद स्थिति बदल जाती है और हम पाते हैं कि यह सहसा सौंदर्य चकित मनु आश्रय है, श्रद्धा आलंबन है, श्रद्धा का रूप वैभव उद्दीपन है, मनु के एक झटका सा लगा, अनुभाव है। ये क्या है? अनुभाव के मनु को एक झटका से लगा। कामनी के रूप लावण्य की दीप्ति में रति स्थायी है, मतलब श्रद्धा का रूप देखकर मनु को एक झटका सा लगा, यही अनुभाव है। और हर्ष पुलक आश्चर्य आदि संचारी भाव है, जो उसे खुशी मिली, आश्चर्य हुआ, वो संचारी व्याख्या के प्रकाश में मनु के साथ हो जाते हैं। और नारी या कामनी के सौंदर्य से अभिभूत सामान्य मानव का मन उभर कर सामने आ जाता है। आलंबन श्रद्धा के साधारणीकरण का अभिप्राय भी बहुत कुछ वैसा ही है, अर्थात वह एक कामनी मात्र रह जाती है। अनुभाव आश्चर्य के शारीरिक विकार के साधारणीकरण से आशय यही है कि मनु की चेष्टा मनु से संबंध न रहकर सामान्य सौंदर्य मुक्त मानव की चेष्टाएं रह जाती है। स्थायी भाव रति आदि और चकित पुलकित आदि संचारी भाव भी एक और मनु श्रद्धा के तथा दूसरी ओर सहृदय तथा उसके आलम्बन से संबंध नहीं रह जाते। ये व्यक्तिकता को खोकर निर्व्यक्तिकता हो जाते हैं। यह निर्व्यक्तिकता व्यक्तिगत संबंधों से मुक्ति है। इस प्रसंग में जो रति स्थायी भाव है वह ना तो मनु की श्रद्धा के प्रति रति है, न सहृदय की श्रद्धा के प्रति, और न सहृदय की अपनी प्रेमिका विशेष के प्रति। यह तो नर नारी का निर्व्यक्तिक मुक्त रति भाव है। मतलब फ्रेंड, जो नर नारी का रति मुक्त भाव होता है, ये सबको वही होगा। ये नहीं होगा कि एक अकेले ही अपनी रति को एक ही अनुभूति होती है। वो निज मोह संकटता निवारण की स्थिति हो जाती है। अपने पराये ही स्थायी भाव है, परंतु साधारणीकृत स्थिति के कारण स्व पर की चेतना से मुक्त हो गया है। उदाहरण के स्पष्ट हो जाता है कि रस के अवयवों में जो विशेष से सामान्य बन जाते हैं और जो अमूर्त भाव रूप है वे व्यक्ति सर्वसर्गों से मुक्त हो जाते हैं। विभावों की भी देश और काल के बंधन से मुक्ति होती है और भाव व्यक्तिक चेतना से मुक्त होकर निर्व्यक्तिकता को प्राप्त हो जाते हैं। साधारणीकरण की महत्व प्रतिष्ठा करते समय भट्टनायक के सामने कुछ नैतिकता समस्याएं थी, कुछ जीवन जगत के यथार्थ थे। उन्होंने सन्निवेश औचित्य, सन्निवेश लालित्य, सबका विभावादि का औचित्य आवश्यक माना। राम की आलम्बन सीता साहित्य की विभावादि कैसे बन जाती है, देवता महापुरुष आदि के समुद्र लग्नादि जैसे कार्य उसके विभावों का कार्य कैसे करते हैं, ये सब उन्होंने क्वेश्चन उसमें उलझा दिए थे। मतलब इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए भट्टनायक ने साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। औचित्य के साथ साधारणीकरण का घनिष्ठ संबंध जोड़ते हुए भी भट्टनायक साधारणीकरण की सीमाओं का सही से निर्देश न कर सके और इसका भट्टनायक का उत्तर भाव खत्म में पूर्ण किया जा सकता है। अब विश्वनाथ ने क्या कहा है इसके लिए? विश्वनाथ ने संस्कृत के परवर्ती सभी शास्त्रकार प्राप्त भट्टनायक और अभिनवगुप्त के साधारणीकरण सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इन्होंने कहा है, केवल आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ ने चिंतन के कुछ मौलिक संकेत दिए। विश्वनाथ जो है वो 14वीं शताब्दी के लिए, नोट कर लेना, ये इसी में आया है। ये 14वीं शताब्दी के विश्वनाथ। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कौन सा पहले आया है, कौन सा संस्कृत आचार्यों में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इनका टाइम पीरियड जो है। विश्वनाथ के अनुसार पाठक या प्रमाता का आशय के साथ अभेद संबंध स्थापित हो जाता है। साधारण की स्थिति में रत्यादि स्थायी भाव का उसी रूप में अनुभव होने लगता है और इस रसानुभूति के समय परस्त च परसेयति ममेति न ममेति, यह दूसरे का है, यह दूसरे का नहीं, यह मेरा है, यह मेरा नहीं, इस सबसे अलग हो जाता है मानव और सब एक जैसा लगने लग जाता है। विभाव आदि के विभावन व्यापार के कारण सहृदय या प्रमाता आशय से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और सामान्य जन देव महापुरुष सभी कार्यों तथा अनुभूतियों का आस्वादन कर सकता है। देवता महापुरुषों से तादात्म्य साधारणीकरण के परिणाम स्वरूप घटित होता है। काव्य स्वाद के समय काव्य के विभावादि का मेरे अथवा मेरे नहीं है सबसे परे हो जाते हैं ये। और परस्य न परसेति ममेति न ममेति च तवा स्वादम विभावादि परेश छेदो न भिदेते। तो ये था फ्रेंड्स साहित्य दर्पण है इनका विश्वनाथ का, ये भी नोट कर लेना।
ये इनके साहित्य दर्पण में 3 से 13 तक में कहा गया है। अब पंडित राज जगन्नाथ का देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है साधारणीकरण के लिए। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है कि ये 17वीं 18वीं शताब्दी के हैं। पंडित राज जगन्नाथ जो है, ये भी नोट कर लेना, 17वीं 18वीं शताब्दी के हैं ये। नव्य न्याय दर्शन के प्रकाश में आश्रय के साथ तादात्म्य या अभेद को स्वीकार तो कर लिया, परंतु साधारणीकरण व्यापार के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना कर डाली। दोष दर्शन की स्थापना का अर्थ पाठक को व्यंजनावृत्ति से आलंबन विषयक रति का ज्ञान, इसके बाद साहित्यता के कारण पाठक के मन में एक दोष भावना जागृत होती है, जिससे उसकी आत्मा कल्पित विभावादि से आच्छादित हो जाती है। उसमें सीपी के टुकड़े में चांदी की प्रतीति सदृश्य इस दोष के कारण अनिर्वचनीय उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं चित्तवृत्तियों के आत्म चैतन्य द्वारा प्रकाशित होने को रसास्वाद कहते हैं। इस दोष दर्शन की कल्पना के आधार पर ही ये आश्रय से तादात्म्य की स्वीकृति दे सके। और उनका कथन क्या है फ्रेंड्स, ये आप देख लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, आप इस पीडीएफ को भी पढ़ लेना, क्योंकि मैं मेन ही आपको इम्पोर्टेंट बताऊँगी। तो इसका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। जो ये पंक्तियाँ इन्होंने कही है पंडित राज जगन्नाथ ने, सर्वप्रथम तो हमें काव्य और नाटक में कवि तथा नट द्वारा प्रस्तुति विभाव आदि का ज्ञान होता है। तत्पश्चात व्यंजना व्यापार के द्वारा यह प्रतीति होती है कि दुष्यंत शकुंतला के प्रति अनुरक्त है। इसके उपरांत सहृदयता के कारण हमारे चित्त में एक प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। यह भावना एक ऐसा दोष है जिससे हमारी आत्मा कल्पित दुष्यादि से दुष्यंत आदि से आच्छादित हो जाती है। अर्थात उस समय भ्रांतिवंश हम अपने को ही दुष्यंत समझने लगते हैं, और जब हम अपने को दुष्यंत समझने लगते हैं तब हमें अपने को शकुंतला या प्रेमी समझने में कोई बाधा नहीं रह जाती। जैसे दुरत्व आदि दोषों के कारण जब सीपी के टुकड़े अज्ञान से ढक जाते हैं, उन्हें हम वास्तविक रूप में नहीं समझ सकते, तब उन टुकड़ों में चमत्कार भ्रांति दोष या चाक चिक्के दोष से चांदी के टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं। आशय यह है कि हम सीपी के टुकड़ों को ही चांदी के टुकड़े समझने लग जाते हैं। पंडित राज जगन्नाथ का विचार है कि प्राचीनों द्वारा कथित साधारणीकरण व्यापार दोष की स्वीकृति के बिना असंभव है, क्योंकि काव्य में विशेष व्यक्तियों के प्रतिपादक शब्द सामान्य के बोधक हो सकते हैं। अब निर्मला जैन ने जो है वो रस सिद्धांत में क्या कहा है, सौंदर्य शास्त्र और रस सिद्धांत में पंडित राज के इस विचार कथन पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक टिप्पणी की है। किसने? प्रोफेसर निर्मला ने। नोट कर लेना ये। पंडित राज ने शब्द भेद से आशय के साथ तादात्म्य और समानुभूति की ही स्वीकृति की है। साधारणीकरण व्यापार की अस्वीकृति और भावना दोष की परिकल्पना के मूल में उनकी दार्शनिक प्रतिबद्धता ही सक्रिय रही है। यह शब्द भेद है, मतभेद नहीं। यही उन्होंने जो है सामाजिक किसी से रति नहीं करता, केवल सामान्यीकरण या साधारणीकरण के रूप में रति का अनुभाव मात्र करता है। तो ये थे फ्रेंड संस्कृत आचार्यों के अनुसार। और हिंदी में जो है किसने कहा है, ये संस्कृत जो पंडित राज जगन्नाथ के की जो भी इन्होंने कहा है, शास्त्रीय चिंतन और विवेचन युग इनका समाप्त हो गया यहाँ पर। और हिंदी के भक्त और रीति के कवि जो थे, भक्ति और रीति काल के कवि, उन्होंने क्या कहा, वो इसके सरलीकरण के शिकार हो गए। ध्वनि रस साधारणीकरण जैसे गंभीर विषयों की चर्चा की ना तो उन्होंने सामर्थ्य थी ना उनकी प्रवृत्ति, बस उन्हीं के जैसे उन्होंने करा संस्कृत आचार्य ने, ऐसे ही भक्ति और रीतिकाल के कवियों ने कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल में आलोचना की, हिंदी आलोचना के प्रथम आधुनिक आलोचक थे, और इन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत पर गंभीरता से विचार किया, इस सिद्धांत को पुनराजीवन दिया। और आचार्य शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध लेख साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, अब ये नोट कर लीजिए कौन सा है इनका लेख, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद के साधारणीकरण सिद्धांत पर मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया। इन्होंने चिंतन इतना मौलिक है कि काव्यशास्त्र की शास्त्रबद्ध जड़ता से मुक्त होकर नवीन दृष्टि प्रदान करता है। आचार्य शुक्ल ने वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस सिद्धांत का पुनर्वा रूप लोक धर्म सिद्धांत के पोषण एवं समर्थन के लिए प्रस्तुत किया। इनके चिंतन में विश्वनाथ के मत का अनुगूंज मिलती है, लेकिन व्याख्यान
विश्लेषण उनका मौलिक है। साधारणीकरण सिद्धांत से संबंधित शुक्ल के बारे में जो उन्होंने कहा शुक्ल ने साधारणीकरण के लिए, ये वो सारा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले नहीं होते, बल्कि सभी के हृदय से होते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। सच्चा कवि वही होता है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके, वही सच्चा कवि होता है। जब तक रस के वर्णन में आलम्बन का चित्रण इस रूप में ना होगा, वह मनुष्य मात्र के क्रोध का पात्र हो सके, तब तक वह वर्णन भाव प्रदर्शन मात्र रहेगा। उसका भाव और विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अशक्त होगा। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। यह व्यक्ति अब सामने लाता है, जाति नहीं। साधारणीकरण का अभिप्राय यही है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलम्बन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठकों का श्रोताओं के भाव का आलम्बन हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स, इन्होंने जो कहा था चिंतामणि में अपने भाग 1 में, थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। साधारणीकरण में आलम्बन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में और फिर श्रोता या पाठक में। ये उन्होंने रस मीमांसा में कहा है। इसका पेज नंबर 99 है रस मीमांसा का, जिसमें इन्होंने बात कही है। लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूति परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूति कल्पित या कृत्रिम नहीं है। ये चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ 237 में दिया गया है। तो ये थे रामचंद्र शुक्ल के कथन फ्रेंड्स साधारणीकरण के लिए। ये पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। अब इन उदाहरणों से स्पष्ट हो ही जाता है कि शुक्ल ने जो है विश्वनाथ के मत का पल्ला पकड़ा और इसलिए वे आश्चर्य के साथ तादात्म्य पर बल देते हैं। और इसके बाद रामदहीन मिश्र हैं, उन्होंने काव्य दर्पण में विभावादि के साधारणीकरण को कहा। रामदर्शन मिश्र जो हैं, उन्होंने क्या कहा, काव्य दर्पण में विभाव आदि को साधारणीकरण को क्या कहा, आलम्बनत्व धर्म का तक सीमित किया। उन्होंने आपत्ति करी इस पे कि ये सिर्फ आलम्बनत्व धर्म तक सीमित ना रहने पर उन्होंने आपत्ति की कि उस तक सीमित नहीं है ये आलम्बनत्व तक, और कहा कि रस की कोटियों का विभाजन रस की प्रकृति के विपरीत है, अतः साधारणीकरण और तादात्म्यीकरण का एक ही अर्थ है। प्रयोग भ्रामक या केशव प्रसाद शुक्ल ने क्या मत को भ्रम, उन्होंने क्या आचार्य शुक्ल के मत को क्या कहा प्रसाद मिश्र ने, ये नेक्स्ट देख लीजिए आगे। प्रसाद मिश्र ने रामचंद्र शुक्ल के कथन को उन्होंने जो है भ्रम की संज्ञा देकर कहा। साधारणीकरण से यहाँ अर्थ लिया गया है कि विभाव अनुभाव आदि को साधारण रूप देकर सामने लाया जाए। विभाव अनुभाव आदि का साधारण अथवा लोक सामान्य होना दो अर्थों में माना जा सकता है। एक तो स्वरूपतः सामान्य होना, दूसरे परिणाम या उद्देश्य में सामान्य होना। अब डॉक्टर नगेंद्र ने अभिनव गुप्त का मत मानते हुए जो है इन्होंने डॉक्टर नगेंद्र हैं एक, इनका भी देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने कहा है अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण से अभिप्राय, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार क्या है, अभिनव गुप्त का जो ये साधारणीकरण का जो है उससे एक अभिप्राय क्या है, चित्तवृत्तियों के साधारणीकरण का ही मानते हैं। वो किसको मानते हैं साधारणीकरण, चित्तवृत्तियों के साधारणीकरण को ही। साहित्य का चित्त जब एक तान हो जाता है तो उसे सभी कुछ साधारण प्रतीत होने लगता है। विभाव का साधारणीकरण एकांगी है, भाव का साधारणीकरण ही वास्तविक एवं पूर्ण है। ये रस सिद्धांत में कहा है नगेंद्र ने अपने। रस सिद्धांत किसका है फ्रेंड्स, नगेंद्र का है, नोट कर लेना है अपने पेज, रस सिद्धांत के पेज 204 में कहा है उन्होंने। केशव प्रसाद मिश्र ने साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका घोषित किया, केशव प्रसाद ने, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स।
अब आगे देख लीजिए बाबू गुलाब राय ने क्या कहा। बाबू गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन में, बाबू गुलाब राय का जो है सिद्धांत है, ये नोट कर लेना। सिद्धांत और अध्ययन में क्या कहा, आलम्बन के विषयगत अस्तित्व पर बल देकर उन्होंने कहा, जनता के मन में भी परंपरागत संस्कारों से एक सामान्य भावना बनी रहती है। यही आलम्बन का विषयगत अस्तित्व है। जो बात सबके मन में रहती है वो मानसिक रहती हुई विषय निष्ठा धारण कर लेती है। अपने इस ग्रंथ के पेज नंबर 213 में ये बात उन्होंने कही है। साहित्य का तो फिर निष्कर्ष क्या निकला फ्रेंड्स, साहित्य का तादात्म्य काव्य निबद्ध कवि की अनुभूति से होता है। रामचरितमानस साकेत और राम की शक्ति पूजा की काव्य संवेदना की अनुभूति एक सी नहीं, उसमें कवि अनुभूति की भिन्नता का अनुभव रहता है। सबकी काव्य अनुभूति फ्रेंड्स भिन्न भिन्न होती है, तो इन्होंने यही कहा है। और नगेंद्र ने साधारणीकरण के लिए क्या कहा है उनका भी देख लीजिए, ये यहाँ पे पूरा दिया गया नगेंद्र का, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। थोड़ा सा मेन में बता देती हूँ। साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के भावन द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना। दुष्यंत की शकुंतला के प्रति रति के भाव का उस अवस्था में पहुंच जाना कि रति शकुंतला के प्रति दुष्यंत की रति न रहकर पुरुष की स्त्री के प्रति साधारण रति मात्र रह जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था नगेंद्र के अनुसार। बाकी आप सारा इसका पढ़ लेना PDF में। अब प्रोफेसर निर्मला जैन ने आचार्य केशव मिश्र या आचार्य शुक्ल नगेंद्र के मत को समग्रता से विचार करने के बाद भट्टनायक जिस रस सामग्री के बार बार भावन से साधारणीकरण की चर्चा करते हैं, शुक्ल जी जिसमें आलम्बन पर सबसे अधिक बल देते हैं, वह कवि की अनुभूति का शब्द मूर्त रूप है। तो निष्कर्ष यही निकलता है फ्रेंड्स, वो कवि की अनुभूति का शब्द मूर्त रूप है। परंतु साहित्य की चित्तवृत्ति के साधारणीकरण के बिना रसानुभूति कैसे सिद्ध होगी, यह स्पष्ट नहीं होता। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र एक ग्रंथ रस सिद्धांत नगेंद्र का है और सौंदर्य शास्त्र भी। एक गंभीर बौद्धिक बहस के बाद प्रोफेसर निर्मला जैन आखिरकार डॉक्टर नगेंद्र के कथन से सहमत हो जाती है। साधारणीकरण रसवाद का समरूप सहचारी या संचारी नहीं, वह तो कारण है। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र के मत की परिसीमा यही है, वे साहित्य के चित्त की एक तानता और साधारणीकरण को एक मानकर चले। ये रसानुभूति की प्रक्रिया के सोपान है जिनमें पूर्वापर अथवा चरम स्थिति है। ओके फ्रेंड, तो ये था साधारणीकरण जो आज ही मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, और ना ही आप लाइक करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका फ्रेंड्स लाइन वाइज वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वो लाइन वाइज ही आपको पढ़ने में सही लगेगी। सही क्या मतलब फ्रेंड्स, आपको समझ में तभी आएगी जब आप लाइन वाइज पढ़ेंगे। पहले ही वीडियो देखेंगे तभी आपको दूसरी वीडियो समझ में आएगी। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।